अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज का हमारा सबक है न्यू लेसन, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स का नाम दिए हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स किसे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स किसे कहते हैं, इसकी बहुत सारी तारीफ़ात हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है इन तारीफ़ात का। इसका मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स उन अल्फाज को या उन कलिमात को कहते हैं जो मेन फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं और उसके माने में इजाफा कर देते हैं। यानी कोई जुमला होगा उसमें फेल पाया जाएगा, उसके साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये तारीफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे जुमले ऐसे हैं जिसमें फेल नहीं पाया जाता। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, उसमें कहाँ फेल पाया गया। तो ये बात जो है समझ में नहीं आई, ये तारीफ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप हेल्पिंग वर्ब्स के माने में आप ये लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स उन अल्फाज और कलिमात को कहते हैं जो कभी फेल के माने में इजाफा करते हैं, या वो कलिमात है जिनके बिना जुमला पूरा नहीं हो सकता है। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब्स उन कलिमात को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये जो बात की जा रही है ये किस ज़माने में है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तारीफ हुई। अब हम ज़माने की बात कर रहे हैं। ज़माना किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया तारीफ में कि हेल्पिंग वर्ब का एक मतलब ये भी होता है कि इनका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो जुमला है किस ज़माने में है। तो ज़माने को हम टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब होता है ज़माना। ज़माने तीन तरह के होंगे, किसी भी आप ज़ुबान में चले जाएं, चाहे हिंदी में चले जाएं, चाहे इंग्लिश में, चाहे उर्दू में, चाहे अरबिक में, तीन ही ज़माना होता है, तीन ही वक्त होता है। तो ज़माना किसे कहते हैं, ज़माना वक्त को कहते हैं। अब वो चाहे वक्त गुजर गया हो उसको कहें आप, या जिसमें आप हैं, या जो आने वाला है, लेकिन इन तीनों का अलग अलग नाम होगा। यही तीन ज़माने होते हैं, इनके अलावा और कोई ज़माना नहीं होता है। तो जो तीन ज़माने होते हैं वो इंग्लिश में है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब नाम अलग हो जाएगा उर्दू में, काम वही है, बस नाम इसका चेंज हो रहा है। तो प्रेजेंट को हम कहते हैं हाल या हाजिर, पास्ट को हम कहते हैं माजी, फ्यूचर को हम कहते हैं मुस्तकबिल। तो यही तीन ज़माने पाए जाएंगे सारी ज़ुबानों में। अगर आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो इनका सिर्फ नाम बदलेगा, लेकिन इनकी किस्में नहीं बदलेंगी। ठीक है, तीन हर ज़ुबान ही में है तो इसमें भी तीन ही होंगी। ये एक बात थी। दूसरी बात, टेंस के बारे में लोगों को गलत फहमी है। टेंस का नाम सुनते ही लोग क्या सोचते हैं, आपने भी सुना होगा, टेंस स्टार्ट कर दिया। टेंस के बारे में लोगों की गलत फहमी क्या है, टेंस का मतलब वो समझते हैं वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, या वो खाना खा चुका है वगैरह। ठीक है, वो घर जा चुका है। ये जो फेल वाले जुमले होते हैं हम लोग इन्हीं को टेंस समझते हैं, लेकिन टेंस का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, बल्कि टेंस का मतलब होता है ज़माना, वक्त। ठीक है, और आप जिनको कहते हैं वो खाना खाता है, वो खाना खा चुका है, इसको आप टेंस का नाम देते हैं। इसको टेंस नहीं कहते हैं, बल्कि इनको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि टेंस का मतलब जो हम समझ रहे थे वो नहीं है। टेंस का मतलब होता है ज़माना, टाइम, वक्त। ठीक है, वो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बाकी आप जो कहते हैं ही इज गोइंग, ही ईट्स, ही इज टेकन फूड, जो भी आप जुमले बनाते हैं उनको आप टेंस कहते हैं। ठीक है, नाम देते हैं, लेकिन वो असल में क्या है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, जिनको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ये बातें टेंस की थी। अब हम आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें चंद बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, और वो बातें ये हैं कि कोई भी जुमला हो अंग्रेज़ी ज़ुबान का, वो बगैर हेल्पिंग वर्ब्स के या बगैर ऑक्सिलरी वर्ब्स के वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। कोई भी जुमला हो, किसी भी ज़ुबान में आप चले जाएं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए जो ये माना बतलाए, मुकम्मल करे जुमले को। मिसाल के तौर पर अगर हम उर्दू की बात करें, अगर मैं कह दूँ वो बीमार, क्या समझे आप, वो बीमार का क्या मतलब, कोई माना नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे वो बीमार है। तो जो लफ्ज़ है आया हुआ है यही हेल्पिंग वर्ब है। आप कहेंगे वो बीमार था, तो है और था जो आप लेकर आए तब जाकर के समझ में आया, हाँ भाई इसका मतलब ये है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको जानना यह ज़रूरी है कि कोई भी जुमला हो हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर नहीं बन सकता है, या ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं, जैसे कि हमें घर जाना चाहिए, इसमें भी बात पूरी हो जा रही चाहिए, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, इसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, कुछ जुमले ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है इंग्लिश में, जैसे कि आप इम्पेरेटिव की बात कर लें, गो देयर, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। इसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की, ही ईट्स फूड, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, चंद को हम छोड़ देंगे, 2-3 हैं जिनको हम उनके सबक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी जुमला हो अंग्रेजी ज़ुबान का, वो बगैर हेल्पिंग वर्ब के नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। जैसा कि मैंने उर्दू में आपको मिसालें दे दी हैं कि वो बीमार, कोई माना नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहेंगे वो बीमार है, वो बीमार था, तब जाकर आपको पूरा माना समझ में आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में दूसरी बात जो आपको जाननी हो ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये हमें ये बतलाते हैं कि कोई जुमला माजी में है या हाल में है या फिर मुस्तकबिल में है। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि किस ज़माने की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको ये जानना है कि ये हेल्पिंग वर्ब ये ज़माने और जुमले के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। कभी आपको इस दिखेगा, कहीं आर दिखेगा, कहीं हैज़ दिखेगा, कहीं हैव दिखेगा, कहीं डिड दिखेगा, तो ये मुख्तलिफ होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन आज के सबक में हम उन हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ेंगे जिनका इस्तेमाल हम करते हैं उन जुमलों में जिनमें अफ़आल नहीं पाया जाता है, उन जुमलों में जिनमें अफ़आल नहीं होते। अफ़आल का मतलब वर्ब्स, फेल, जैसे वो खाता है। तो हम ऐसे जुमले शुरू करने जा रहे हैं जिसमें फेल नहीं है। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, तो इसमें आपको फेल नहीं दिख रहा है। तो हम आज के सबक में इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को सीखेंगे, यानी जिनमें अफ़आल नहीं होते हैं। तो अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी चंद हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिन्हें आप अलामात ज़मान कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो उर्दू में है, हैं, हूँ, हो, ठीक है। तो उर्दू में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा हैं, इसके बिलमुकाबिल इंग्लिश में कम हैं। तो जब मैं किसी बाहर वाले को उर्दू पढ़ाता हूँ तो वो भी परेशान हो जाता है कि इतने सारे हैं। इसके बिलमुकाबिल इंग्लिश में बहुत कम है। इंग्लिश में कितने हाल के लिए इज़ होगा, आर होगा या एम होगा, ठीक है। अब उर्दू में आप देखें 4 हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू के लिए है इस्तेमाल करते हैं, हम हैं इस्तेमाल करते हैं, हो इस्तेमाल करते हैं और हूँ इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इन चारों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज़, आर, एम। तो इंग्लिश में ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हम हाल में करते हैं और किन जुमलों में, जिनमें अफ़आल नहीं पाए जाते हैं। अगर हम माजी की बात करें तो उर्दू में भी कुछ अलामतें हैं, जैसे कि आप था इस्तेमाल करते हैं, थी इस्तेमाल करते हैं, थे इस्तेमाल करते हैं और थी इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके बिलमुकाबिल इंग्लिश में हम वाज इस्तेमाल करते हैं या वर इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में आपको 2 ही हैं, वाज और वर, और उर्दू में 4 है। अगर कोई उर्दू सीखे तो परेशान हो जाएगा बेचारा। तो माजी में अगर आप कोई जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है कि वाज या वर हो, दोनों में से कोई एक हो। अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो हम उर्दू में कहते हैं गा, गी और गे। इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं विल या शैल, विल या शैल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें उर्दू में, तो उर्दू में अगर आप हाल की बात करें, है की मिसाल के तौर पर, तो इसका एक कायदा सिस्टम है। आप है को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप है को किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, मुफरत के साथ। मुफरत का मतलब होता है सिंगुलर, एक, जिसे आप कहते हैं एक, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वो एक लड़का है, आप नहीं कहेंगे वो एक लड़का हूँ, आप नहीं कहेंगे वो एक लड़का है, क्या कहेंगे आप, वो एक लड़का है। तो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अलामत है ज़माने की। तो इसका अपना एक रूल है कि आप है को सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे वो एक लड़का है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें हैं की, तो इसका भी अपना एक रूल है कि हैं को हम जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो लोग तालिब इल्म हैं। इसी तरह से हम इसको एहतराम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे वालिद हैं, आप नहीं कह सकते वो मेरा वालिद है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, एहतराम नहीं पाया जा रहा है। तो लफ्ज़ हैं को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अपने एक रूल है, सिस्टम है, तो आप इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम आगे बात करें हूँ की, तो इसको भी आप हूँ इस्तेमाल करेंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ आप कहेंगे, आप नहीं कहेंगे कि मैं एक डॉक्टर है या मैं एक डॉक्टर हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उर्दू में आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स को या अलामात को, तो उनका एक सिस्टम है, रूल है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी को उर्दू सिखाएंगे तो ये सारी बातें उसको बताएंगे। इसी तरह से इंग्लिश के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके भी अपने रूल्स और सिस्टम हैं। आप
इज को हर किसी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से आप है को हर किसी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी वाहिद हो, एक हो। आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें एक ही फाइल है, एक ही सब्जेक्ट है, तो आप वहां पे इज इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं ही या आप कहते हैं शी, तो आप वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? इज, और जुमला प्रेजेंट में हाल में है, तो आप कहेंगे ही या शी इज अ स्टूडेंट। उर्दू में कहेंगे वो एक तालिब इल्म है, वहां पे आप है नहीं कहेंगे। तो इसी तरह से इज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होगा। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम उसको इज का इस्तेमाल वहां पर करेंगे। एक और मिसाल, रहीम या जैनब, यहाँ पे ऑब्लिक का मतलब यह होता है, कोई एक मुराद लेंगे आप। रहीम या जैनब इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों मिसालों में ही या शी सिंगुलर है, इसी तरह से रहीम या जैनब सिंगुलर है, इसलिए हमने इज का इस्तेमाल किया। तो क्या पता चला कि इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए करते हैं। अगर हम आर की बात करें तो उनका इस्तेमाल करने का एक अपना रूल सिस्टम है। तो हम आर का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है, जमा के साथ करते हैं। दो या दो से ज्यादा अगर सब्जेक्ट हो जाए तो हम उनको जमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दे कहें, दे आर इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पे दे का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा, वो लोग, वो सब। तो आपने क्या इस्तेमाल किया? दे आर इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने दे इस्तेमाल किया। आप कहेंगे रहीम एंड जैनब आर इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं रहीम और जैनब, ये भी क्या है? ये भी प्लूरल है। रहीम और जैनब दो हो गए, ठीक है, दो लोग हो गए, तो दो ये जमा हो जाता है, प्लूरल कहलाता है, तो इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया। आप यहाँ पे इज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से आप हैं को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एक के साथ में, एक लड़का है या वो एक लड़का है, तो इसी तरह से आप आर का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल के साथ ही करेंगे। एम की अगर आप बात करें, जैसे आप हूँ कहते हैं, तो आप हूँ को किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? आई के साथ, मैं के साथ। तो यही कायदा यहाँ पे भी होगा कि एम का इस्तेमाल किसके साथ होगा? हमेशा जब भी आप आई कहेंगे और वो जुमला आपका हाल में, प्रेजेंट में, तो आपके लिए ज़रूरी कि आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लाएं, और वो हेल्पिंग वर्ब होगा एम। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं आई एम नॉट इन द ऑफिस, तो आप क्या कहते हैं? मैं ऑफिस में नहीं हूँ। हूँ आप इस्तेमाल करते हैं, है इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी आप कहेंगे आई एम नॉट इन द ऑफिस। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लफ्ज यू की अगर हम बात करें, यू, तो यू ये प्लूरल भी इस्तेमाल होता है और सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है। तो आप यू के साथ हमेशा आर ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप सिंगुलर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे अकेला आदमी हो, यू आर अ मैन, या यू ऑल आर मैन, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम आर का इस्तेमाल करेंगे यू के साथ हमेशा, अगर जुमला प्रेजेंट में है। आगे हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट का मैंने बताया वाज और वर है। वाज का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब कोई चीज़ सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर वही मिसाल लेंगे, ही और शी वॉज अ स्टूडेंट, किसी के बारे में बात कर रहे पास्ट में, तो आप कहेंगे ही और शी वॉज अ स्टूडेंट। आप कहेंगे रहीम या जैनब, यहाँ पे जैनब हो गया, जैनब वॉज अ स्टूडेंट, रहीम और जैनब, रहीम या जैनब एक तालिब इल्म थी या था, जो भी आप इस्तेमाल करें। अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड का इस्तेमाल हम कब करेंगे? प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए हम हमेशा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, दो या दो से जायद होंगे, तो हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दे वर इन द प्लेग्राउंड, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, माजी की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे दे वर इन द प्लेग्राउंड, वो लोग खेल के मैदान में थे। आप कहेंगे रहीम एंड जैनब वर इन द प्लेग्राउंड, रहीम और जैनब खेल के मैदान में थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं रहीम और जैनब दो हो गए हैं, ऊपर वाले में ऑब्लिक लगा हुआ है, यानी कि उसका मतलब होगा कि या, इसके आप देख सकते हैं रहीम जैनब, तो आप किसी एक को लेंगे, रहीम था या जैनब थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले वाले में हमने वाज इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे वाले में हमने वर इस्तेमाल किया। इसकी वजह यह है कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी वाहिद है, जबकि इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है यानी जमा है, दो या दो से जायद है, इसलिए हमने वर इस्तेमाल किया। और एक बात का आपको यहाँ ख्याल रखना है, वो ख्याल ये है कि लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं, इसको पढ़ते हैं वियर, वियर नहीं है, बल्कि इसको हम वर पढ़ते हैं, हमेशा वर पढ़ते हैं। तो इसलिए अब अगर आप इसको वियर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, आप कभी भी वियर इसको ना पढ़ें, बल्कि आप इसको हमेशा वर पढ़ें। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो चीज़ ये है कि अगर आप आई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई के साथ भी आप वाज इस्तेमाल करेंगे।
आई के साथ गर्चे सिंगुलर है तो फिर भी आप वाज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से यू अगरचे सिंगुलर इस्तेमाल हो एक के लिए, फिर भी आप वहाँ पर वर इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे यू वर इन द प्लेग्राउंड। आप नहीं कहेंगे यू वाज इन द प्लेग्राउंड क्योंकि सामने वाला एक है, नहीं, यू के साथ हमेशा आप प्लूरल का मामला करेंगे तो आप कहेंगे आप कहाँ थे, वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर वाज यू नहीं कहेंगे। यू के साथ हमेशा प्लूरल का मामला किया जाता है इसलिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए आप कहेंगे आई वॉज इन द प्लेग्राउंड। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो वाज का इस्तेमाल आई के साथ भी होगा, जैसे कि आप कहेंगे आई वॉज नॉट इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में नहीं था या थी, जो भी आप माना देना चाहें। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम इस्तेमाल करते हैं विल का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, लेकिन पहले हम बात करेंगे सिंगुलर की। सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम ही या शी विल बी इन द ऑफिस। यहाँ पे एक चीज़ आपको अजीब लगी होगी, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने सिर्फ विल लिखा दिखाया है लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल किया है। तो इसका जवाब यह है कि ये चीज़ उर्दू में भी है। आप उर्दू में कहते हैं कि इसकी मुस्तकबिल की अलामत गा, गी या गे है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसा जुमला जिसमें फेल नहीं है तो आप उसमें हो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो ऑफिस में होगा, आप होगा इस्तेमाल करते हैं, ना कि वो ऑफिस में गा इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे कि जब हम कोई ऐसा जुमला बोल रहे हैं जो फ्यूचर में है और उसमें वर्ब नहीं पाया जाता है तो हम वहाँ पर बी का इजाफा करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा ही विल बी इन द स्कूल, वो स्कूल में होगा, या शी विल बी इन द स्कूल, वो स्कूल में होगी। जिस तरह से आप कहते हैं होगा या होगी, आप नहीं कहते वो स्कूल में गी, वो स्कूल में गा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने इस चीज़ को फॉलो किया है। तो विल का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए करते हैं और इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए करते हैं। इसकी एक और मिसाल, रहीम या जैनब, नॉट जैनब, जैनब विल बी अ गुड डॉक्टर। मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है कि बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह आगे चल करके। और इसका इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए भी करते हैं। तो गोया कि विल का इस्तेमाल फ्यूचर में सिंगुलर के लिए भी हो सकता है, प्लूरल के लिए भी, यानी उसकी एक ही अलामत है और वो है विल। ठीक है, एक चीज़ होती है शैल। शैल के बारे में बचपन में मैंने पढ़ा था कि शैल का इस्तेमाल आई के साथ ख़ास है। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप शैल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज के ज़माने में आज की दुनिया शैल का इस्तेमाल नहीं करती है आई के साथ, सब लोग विल ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहना कि आई के साथ शैल इस्तेमाल करेंगे ये आज के वक्त में काबिल कबूल ना होगी, इसको नहीं माना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इसको उलट दें, यानी अगर हम ही शी के साथ शैल इस्तेमाल कर लें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मिसाल में क्या दिया है, मैंने मिसाल में दिया है ही शी विल, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ ही और शी के साथ शैल इस्तेमाल कर लें तो इसका मतलब होगा ताकीद का माना दे देगा। तो अगर आप कहते हैं शी शैल बी इन द ऑफिस, अगर आप कहते हैं क्या कहते हैं शी शैल बी इन द ऑफिस, तो इसका तर्जुमा आप करेंगे कि वो ऑफिस में ज़रूर होगी, वो ज़रूर ऑफिस में होगी। तो ये माना निकल कर आ रहा है। तो अगर कहीं आप कोई ऐसा जुमला पढ़ते हैं जहाँ पर शैल आया हुआ है और वो आई नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे ताकीद पैदा करेंगे, ज़रूर का माना देंगे। ठीक, और अगर कहीं आपको आई दिख जाता है और उसके साथ शैल इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब वो भी सही है। और अगर आप कहीं आई के साथ विल इस्तेमाल देखते हैं तो वो भी सही है। और विल ही का इस्तेमाल आज के वक्त में बहुत ज़्यादा है। खुलासा कलाम क्या है, हमने आज के दर्स में क्या पढ़ा? आज के दर्स में हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि कोई भी जुमला हो बगैर हेल्पिंग वर्ब के या बगैर ऑक्सिलरी वर्ब के वो नाकिस है, नहीं हो सकता, माना नहीं दे सकता पूरा। हमने आगे पढ़ा कि ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो बात कही जा रही किस ज़माने में है, माजी में है या हाल में या मुस्तकबिल में है। हमने आगे बात की कि हेल्पिंग वर्ब्स कई सारे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। और आज के सबक में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने उन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा जो अफ़ाल के अलावा के साथ इस्तेमाल होते हैं। हमने आज के बारे में टेंस के बारे में पढ़ा। टेंस के बारे में बताया, इसका मतलब होता है ज़माना, और ये कुल 3 है। पहले को हम प्रेजेंट कहते हैं, दूसरे को हम पास्ट कहते हैं, तीसरे को हम फ्यूचर कहते हैं,
और ज़माने के बारे में मैंने बताया कि लोगों को गलत फहमी है, वो गलत समझते हैं कि ज़माना, टेंस का नाम सुनते ही वो उन्हें लगता है वो खाना खाता है, इस तरह के जुमले होते हैं वो मुराद होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि टेंस का मतलब होता है वक्त, ज़माना। ज़माने तीन ही होते हैं, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर। और हम जो पढ़ते हैं वो खाना खाता है, वो खाना खाएगा, उसको हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कहते हैं, जिनको हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। हमने आगे पढ़ा कि प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज है। इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं, और आर है, इसका इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं। और हमने इसके बारे में बताया कि जब आप यू इस्तेमाल कर रहे हो और वो सिंगुलर हो, यानी एक ही हो सामने वाला, फिर भी आप आर ही इस्तेमाल करेंगे, आप यू इज इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे भूल कर भी। आगे मैंने बताया कि एम का इस्तेमाल ये आई के साथ खास है। जब भी आप कोई जुमला बोल रहे हैं और वो आई है उसमें और वो प्रेजेंट में, तो आप एम इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे आई एम, आई एम, आई एम। ओके। उसके बाद हमने पास्ट के बारे में बताया। पास्ट के बारे में मैंने बताया वर है, इसका इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए करते हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, दो या दो से जायद है, तो हम वर इस्तेमाल करेंगे। और यू के साथ भी हम वर ही इस्तेमाल करेंगे, गरचे वो सिंगुलर है, गरचे सामने वाला एक है, ठीक है, तब भी हम वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने बताया वाज, ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की, जिसका माने होते हैं था, थी, ठीक। इसका इस्तेमाल सिंगुलर के साथ करते हैं। और आई के साथ भी हम वाज इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे आई वाज इन द ऑफिस, आई वर इन द ऑफिस नहीं कहेंगे। फ्यूचर के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में बताया कि विल ही ज़्यादा इस्तेमाल है, चाहे सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, एक हो, प्लूरल हो यानी जमा हो, चाहे वो आई हो, जो कुछ भी हो, हम आज के वक्त में विल ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप सुनेंगे आई विल गो, आई शैल, इस तरह का नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर भी शैल कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तो इसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शैल के बारे में लोगों का कहना यह है कि अगर शैल का इस्तेमाल हम आई के अलावा के साथ कर दें, शी के साथ कर दें, ही के साथ कर दें, किसी आदमी जैद के साथ कर दें, जैनब के साथ कर दें शैल का इस्तेमाल, तो इसका मतलब होगा कि उस जुमले में ताकीद पैदा की जा रही है, उसमें ज़रूर का माना अदा करेंगे। जैसे जैनब शैल भी इन द ऑफिस अगर कह दे, तो इसका मतलब होगा जैनब ज़रूर ऑफिस में होगी, तो ये माना निकल कर आ रहा है। लेकिन शैल और विल का खुलासा ये है कि आज के वक्त में लोग विल ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमने आपको आज पढ़ाया हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल चीज़ है, और हेल्पिंग वर्ब्स को आपको सही से सीखना होगा, ताकि जब भी आप जुमला बोलें आप गलत ना बोलें, आप लोग आप पर हंसे नहीं। आई इज़ अ बॉय आप ना बोलें। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। तो इन सारी चीज़ों को अमली तत्बीक देने के लिए, यानी लागू करने के लिए, प्रैक्टिकल के तौर पर अंजाम देने के लिए हमने आपके लिए 10 जुमलों का इंतज़ाम किया है, और यहाँ पर आपको फिल करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ही, तो यहाँ पर आपको जो होमवर्क करना होगा, आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा किस टेंस में बात हो रही है, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। तो जो जो हेल्पिंग आपको पढ़ा दिए गए हैं उनको आप एक बार दोहरा लेंगे, और फिर आप सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करेंगे। यहाँ पे फिल करना है, जो भी ही के साथ इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट आप पढ़ेंगे, और जो भी ही के साथ इस्तेमाल मैंने पढ़ाया आप यहाँ पे भर देंगे। तो इस तरह से आप भर देंगे, और आप यहाँ पर सिर्फ जो भी होगा यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि बेहतर है कि आप एक पेज में इन पूरे सेंटेंस को लिख लें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए पढ़ने की भी लिखने की भी, ठीक है। आप कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, बल्कि कॉपी में आप पूरे जुमले को लिखेंगे और यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल कर आएंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इंशाल्लाह आपका होमवर्क बहुत अच्छा होगा। चलते हैं ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ, जो कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको, इसको करने में बहुत मज़ा आया होगा, और ये बहुत ही बच्चों वाला खेल था, लेकिन फिर भी समझिए, अगर आप सीख रहे हैं तो बच्चे ही अपने आप को समझें, और मैं भी बच्चा ही हूँ। तो ये है आपका पहला, प्रेजेंट में था, पहला जुमला है ही वेरी गुड डॉक्टर। तो यहाँ पे ही आया हुआ है, ही के साथ प्रेजेंट में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इज, तो हम कहेंगे ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। दूसरा है शी अ फेमस नर्स, पास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे क्या, शी के साथ वॉज, तुम कहेंगे शी वॉज अ फेमस नर्स। तीसरा है दे, फ्यूचर के लिए आप कहेंगे दे विल बी इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर बी 2 बार आ गया, एक ही बार होगा, दे विल बी इन द प्लेग्राउंड। उसके बाद है चौथा अहमद एंड शाम, पास्ट में आप देख सकते हैं प्लूरल है, अहमद एंड शाम 2 लोग हैं, तो इसलिए हम कहेंगे
अहमद एंड शाम वर क्लासमेट्स। पांचवा है आयशा एंड अस्मा। यहाँ पे भी प्लूरल है और ये सेंटेंस किस में, प्रेजेंट में। तुम कहेंगे आयशा एंड अस्मा आर नॉट इन द क्लासरूम। छठा जुमला है आई नॉट सिक यस्टरडे बट आई विद माई फादर। तो यहाँ पर दोनों जुमले पास्ट के हैं, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, आप कहेंगे आई वॉज नॉट सिक यस्टरडे बट आई वॉज विद माई फादर। तो यहाँ पर आपने देखा आई के साथ हमने वाज इस्तेमाल किया, तो इसी तरह से हम वाज इस्तेमाल करेंगे। सातवां जुमला है यू अ गुड डॉक्टर। फ्यूचर के साथ है, यू है तो आप कहेंगे विल बी अ गुड डॉक्टर, यू विल बी अ गुड यू विल बी अ गुड टीचर। ओके, सातवां जुमला है यू विल बी अ गुड टीचर। उसके बाद है आठवां वी, फ्यूचर में ये भी है और वी है तो हम कहेंगे वी विल बी वेरी गुड टीचर इन फ्यूचर्स, वी विल बी वेरी गुड टीचर्स इन फ्यूचर। नवा जुमला है वाई, ये प्रेजेंट में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यू इस्तेमाल हुआ है, तुम कहेंगे वाई आर यू इन द ऑफिस, ऑफिस में क्या कर रहे हो, क्यों हो, किस लिए हो। उसके बाद 10वां जुमला वाई, उसके बाद दे एट दिस टाइम। यहाँ पर कोई ख़ास तायीन नहीं है, तो अगर आप किसी ने प्रेजेंट किया होगा तो वो लिखेगा वेयर आर यू एट दिस टाइम। अगर किसी ने इसको पास्ट में बनाया है तो वो लिखेगा वेयर वर यू दे एट दिस टाइम, वेयर वर दे एट दिस टाइम। अगर किसी ने इसको फ्यूचर में बनाया है तो इसका होगा वेयर विल दे बी एट दिस टाइम आएगा। ठीक है, इसको हम बी को दे के बाद लाएंगे, तुम कहेंगे वेयर विल दे बी एट दिस टाइम। इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। तो ये हमारा होमवर्क है, यही सही होमवर्क होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और होगा तो आप एक बार फिर से देखेंगे, रूल को पढ़ेंगे, आपको वहाँ समझ में आएगा कि हाँ यही होगा। तो इस तरह से आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सारे दुरूस को आप सबके हक़ में मुफीद बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।